लक्की और यास्मीन वॉशरूम से निकल कर के भूमिका के पास आ गए थे। जैसे ही उसने लक्की को देखा, भूमिका फिर से झल्ला गई और बोली, अरे यार, तुम बहुत बड़े पागल हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, वेटर को बुलाओ, और तुम उसको बुलाने के चक्कर में तुम खुद गायब हो गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? भूमिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती या लक्की उसे कुछ कह पाता, यास्मीन बीच में आई और बोली, भूमिका, ये तुम क्या कह रही हो? वो भूमिका के ऊपर चिल्ला गई और उसे घूर कर देखने लगी। फिर वो लक्की की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लक्की, बैठ जाओ। ये फ्रूट्स और मिठाई काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, तुम खुद खाकर देखो ना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यास्मीन ने खुद एक चम्मच उठाई और उससे थोड़ी सी मिठाई निकालकर लक्की की प्लेट में रख दी। अरे वाह, तुमने तो अभी से ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्या बात है? भूमिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसे लग रहा था कि यास्मीन लक्की को फंसाने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में अभी क्या बात हुई थी। उन तीनों ने उसके बाद खाना पीना शुरू कर दिया था। भूमिका को पहले से ही लक्की के साथ रहने की आदत थी, इसीलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी और ना ही उसे बोलने का ज्यादा मौका दे रही थी। वहीं यास्मीन उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। इधर यास्मीन भूमिका को लक्की के साथ ऐसा व्यवहार करते देख काफी नाराज हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर काफी बेचैनी हुई जा रही थी। अरे पागल, तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है? जिस आदमी को ऐसे तू कुछ भी मुंह उठाकर बोले जा रही है ना, वो कम से कम 10 जिंदगियां सुकून से जी सकता है। वो मेरे को, तेरे को और दोनों को 7 जन्म के लिए ना नौकरी पर रख सकता है, और तू ऐसे आदमी से ऐसे बातें कर रही है यार, ये कैसी लड़की है? यास्मीन ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसे लग रहा था कि उसकी बहन को मालूम नहीं था कि वो आग से खेल रही थी। अगर उसने लक्की को इस वक्त जरा भी नाराज कर दिया तो इसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद भूमिका को नहीं था। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद भूमिका ने अपना मुंह पेपर नैपकिन से साफ किया और लक्की की ओर देखते हुए पूछा, लक्की, तो तुम्हारा मेरी बहन के बारे में क्या विचार है? अच्छी है, ये काफी अच्छी है, लक्की ने सपाट लहजे में कहा। उसकी आवाज में कहीं कोई भाव नहीं थे। यास्मीन उसके लिए मन ही मन मिठास महसूस कर पा रही थी और उसके शरीर में लक्की को देखते ही एक सिहरन सी उठ गई थी। लक्की का उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था, और अगर उसका भी लक्की के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो वो कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने देगी। तुम गधे के ना गधे ही रहोगे। दिख नहीं रहा मेरी कजिन कितनी अच्छी है और तुम्हें कितनी आसानी से इसका बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिल रहा है, और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? भूमिका ने फिर से जलती हुई आग में हाथ डालने की कोशिश करते हुए कहा और फिर खुद ही बात पर हंसने लगी। भले ही उसे ऐसा लग रहा था कि यास्मीन लक्की को अपना बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लक्की उसके साथ कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। तुमने देखा, मेरी बहन का लाइफस्टाइल कितना हाई क्लास है। अगर मैं सही शब्दों में कहूं ना, तो अंधे का निशाना सीधा सोने की मुर्गी पे लग गया है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी लिमिट क्या है, उसके बाद भी तुम इतना भाव खा रहे हो, भूमिका ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो हंसते हुए यास्मीन की ओर देखने लगी। वो उसे अपने आंखों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी लक्की के सामने कितनी बड़ाई कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो पहले से लक्की को उसकी और लक्की के बीच का अंतर दिखा देती तो उसकी बहन के लिए लक्की को कंट्रोल कर पाना काफी आसान हो जाता। अब क्योंकि वो उसकी बहन की मदद कर रही थी, तो उससे ये उम्मीद भी हो रही थी कि उसकी बहन उसकी तारीफ करे, लेकिन उल्टा उसकी बहन उसकी तारीफ करने के बजाय एक जोरदार मुक्का मारने की सोच रही थी। वो देख रही थी कि भूमिका की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना अगर लक्की की जगह कोई और होता तो वो अभी तक भूमिका को अच्छा खासा सबक सीखा चुका होता। लक्की उन दोनों बहनों के बीच होते आंखों के इशारों को देखकर बस हंसे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों के सामने रिएक्ट कैसे करे। भूमिका, ये कैसी बेहूदगी की बातें कर रही हो? प्लीज इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बंद करो तुम, यास्मीन ने भूमिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। लक्की को इम्प्रेस करने के लिए 1-2 बार काफी था, लेकिन यास्मीन तो अब उसे हर बात में ही टोके जा रही थी। वो तो चाह रही थी कि वो दोनों ही मिलकर लक्की का मजाक उड़ाए, लेकिन उसकी बहन तो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। लगता है ना कि मेरी बहन को तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए वो बार बार मुझे टोके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से ये बोले और तुम इससे टोकना शुरू कर दो। समझे? देख लो कितनी केयरिंग बंदी मिली है तुम्हें।
इससे लड़ने की झगड़ने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें कुछ कहे तो सुन लेना, जवाब मत देना कि अगर तुम्हें मारे भी ना तो मार खा लेना, पलटकर जवाब मत देना। भूमिका ने फिर से लक्की पर निशाना साधते हुए कहा। ये सुनते ही यास्मीन का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी शक्ल देखकर भूमिका ने सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे और मेरी बहन के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी बहन को आंख उठाकर भी मत देखना, इसको टच करना तो बहुत दूर की बात है। भूमिका ने सफाई देने के चक्कर में बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। जब यास्मीन ने उसके मुंह से ये सब कुछ सुना तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका खून उबलने लगा। उसका सारा खून उसके दिल से होते हुए उसके शरीर में जा पहुंचा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसे लग रहा था कि अगर भूमिका उसे इतना डरा देगी और कल को लक्की उसका हाथ सच में नहीं पकड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे तो बात भी नहीं आगे बढ़ेगी। यास्मीन देख रही थी कि भूमिका उसकी पकी पकाई खिचड़ी को खराब करने की कोशिश कर रही थी। वो उसका बना बनाया काम खराब करने की कोशिश कर रही थी। बस बहुत हो गया भूमिका, अब अपनी ये फालतू बकवास में बंद करो। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई नौकर नहीं, समझी? इतनी क्या बकवास किए जा रही है तू? उस वक्त से कि यास्मीन का गुस्सा उसकी जुबान पर आ गया था। भूमिका को तो इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अचानक ही उसकी बहन को उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ गया था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि भूमिका को लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए वो इसके बाद भी नहीं रुकी और आगे बोली, भले ही तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो लेकिन फिर भी तुम अपनी हद में ही रहना। उसके पर्सनल स्पेस में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं, लक्की ने पूछा। मेरा मतलब है कि तुम हो एक नंबर के गधे। ठीक है, भले ही मेरी बहन को भी तुमसे प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे उसकी आज़ादी छीन लोगे तुम। अगर उसे लगा कि उसे किसी और में इंटरेस्ट है और वो उसे अच्छा लगता है तो वो उसे भी डेट पर ले जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कभी मेरी बहन किसी और इंसान का हाथ पकड़ ले, उसे गले लग जाए या फिर किस कर ले, लेकिन तुम इस बारे में ना कुछ नहीं कह सकते। अगर वो बाद में तुमसे ब्रेकअप भी कर लेती है तो भी तुम्हें खुशी खुशी उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, समझे? भूमिका ने साफ शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा। उसने दूसरे शब्दों में ही सही, लेकिन कम से कम ये बात लक्की को समझा दी थी कि आगे यास्मीन किसी और के साथ भी जा सकती थी और इसके लिए वो लक्की का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही। उसे मालूम था कि यास्मीन तो अभिजीत के साथ फरार होने वाली थी, इसलिए ये बात लक्की को जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए उतना जल्दी अच्छा था। अच्छा, तो लीडर आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपकी बहन के साथ एक रिलेशन में रहूं और मैं उसे टच भी नहीं कर सकता, जबकि दूसरा मर्द जिसका कि आपकी बहन के साथ रिलेशन भी नहीं है वो उसे किस भी कर सकता है। और उससे एक बड़ी बात यह है कि अगर वो मेरे सामने ऐसा कुछ करता है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता। क्या ये कहना चाह रही हैं आप? लक्की ने अपनी आंखों को थोड़ा सा पैना करते हुए पूछा। क्या बात है, तुम्हें तो पूरी बात जल्दी ही समझ में आ गई। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। भूमिका, जैसे ही वो इतना बोली कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, अचानक से कहीं से छट करके एक आवाज आई। भूमिका ने देखा कि उसकी गाल पर जलन हो रही थी और उसने अपने गाल को अपनी हथेली से ढक लिया था। यास्मीन से रहा नहीं जा रहा था और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था भूमिका को। जैसे ही उस थप्पड़ की आवाज आई, सब लोग यास्मीन की टेबल की ओर नजर घुमाकर देखने लगे। यास्मीन सच में घबरा गई थी। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने सुना कि भूमिका लक्की को एक पालतू कुत्ता बनाने की बात कर रही थी तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उधर भूमिका ने अभी भी अपने गले पर हाथ रखा हुआ था और वो अविश्वास से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मेरी बहन ने इस गधे के चक्कर में मुझे क्यों थप्पड़ लगा दिया, जबकि मैं तो उसकी हक की बात कर रही थी। भूमिका ने मन ही मन सोचा। वो तो सोच रही थी कि वो यास्मीन का काम आसान करने की सोच रही थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यास्मीन जो कि लक्की से शादी करने के सपने देख रही थी, वो लक्की के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? भूमिका, लक्की अब मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज इससे तमीज से बात करो, यास्मीन ने कहा और लक्की की बगल में जाकर बैठ गई और फिर भूमिका को घूरने लगी।
लक्की को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यास्मीन भूमिका के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा लेगी, और वो सिर्फ उसके लिए। उसे लग रहा था कि अब अगर वो वहीं पर रुका रहा तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए लक्की ने दोनों से कहा कि वो जाना चाहता है और वहां से निकल गया। इधर जैसे ही लक्की गया, यास्मीन का गुस्सा भी शांत हो गया। अब उसे भूमिका को इस तरह बैठा देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर तरस आ रहा था। लेकिन उसने देखा कि भूमिका यास्मीन के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद भी हंसे जा रही थी। उसकी हंसी देखकर यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे माफी मांगी या नहीं। तुम ठीक हो ना? यास्मीन ने भूमिका से पूछा। उसने उसे अभी थप्पड़ जड़ा और वो हंस रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि थप्पड़ की वजह से भूमिका के दिमाग का तार हिल गया था। बहन, ये तुम्हारा प्लान था? तुमने अभी मुझे सिर्फ असली थप्पड़ मारा ना, ताकि तुम आगे लक्की से अपनी बात मनवा सको और उसे अपने उंगलियों पर नचवा सको, इसीलिए ना? भूमिका ने बहुत ही अलग बात करते हुए यास्मीन से कहा। यास्मीन ने तो सोचा भी नहीं था कि भूमिका के दिमाग में थप्पड़ खाने के बाद भी ऐसी कोई बात आएगी। भूमिका ने अपने लाल पड़ चुके गाल को रगड़ा और थोड़े से शिकायती लहजे में यास्मीन से बोली, बहन, अगर तुम्हें कुछ ऐसा ही करना था और उस गड्ढे को दिखाना ही था तो थोड़ा धीरे तो थप्पड़ मार लेती। मेरा गाल सून्न पड़ गया है और इसमें जलन भी हो रही है। ये सुनने के बाद यास्मीन ने एक राहत की सांस ली। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन का दिमाग खराब नहीं था। सॉरी भूमिका, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम देखना, मैं इस चीज का बदला उस आदमी से जरूर लूंगी। तुम्हें थोड़े से दर्द के बाद ना बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। यास्मीन ने भूमिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है फायदा तो होगा ही ना। बहन, जब तुम्हें अभिजीत मिल जाएगा, इसके बाद तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, भूमिका ने यास्मीन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि यास्मीन अभिजीत से अब आगे बढ़ चुकी थी। इधर लक्की को भूख लगी थी और वो कॉलेज के पास एक मैस में आ गया था। जैसे ही वो अंदर घुसा, वहां बहुत भीड़ थी। वो लाइन में लगा और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके पीछे से आवाज आई, ओह, आप इधर हैं खानदानी रईस। कपड़े तो देखो, कपड़े हैं या पोछा? कैसे लोग होते हैं ये सब भी यार, ऐसे कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती? यहां आकर खाना खाने का पैसा ये लाते कहां से हैं, मांग के या चुरा के? लक्की ने जैसे ही पीछे मुड़कर उन लड़कियों की आवाज सुनी, उसका दिल गुस्से से भर आया। उसने घूर कर देखा तो वो 3 लड़कियां उसकी ओर ही आ रही थीं। उसे लगा कि जब वो उन्हें जानता ही नहीं था तो फिर वो उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही थीं। लेकिन उसने देखा कि वो लड़कियां लक्की को तो देखे बिना ही आगे निकल गई और एक लड़की के सामने खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए अपने हाथ उसके कमर में बांध लिए थे। लक्की भी उस लड़की को देखने के लिए थोड़ा सा आगे चला गया था। वो देखना चाह रहा था कि आखिर कौन सी वो लड़की जिसे वहीं ताने सुनने को मिलते थे जो लक्की को मिलते थे। क्या यास्मीन अपने प्लान में कामयाब होगी? उधर लक्की जब अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाने उस मैस में आ गया था, तब इधर भूमिका और यास्मीन अभी भी स्प्रिंकल में ही बैठे हुए थे। यास्मीन के थप्पड़ खाने के बाद भी भूमिका हंसे जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज के इस थप्पड़ का दर्द आगे उसे यास्मीन के बॉयफ्रेंड अभिजीत से ढेर सारे फायदे दिलवाने वाला है। लेकिन यास्मीन के इरादे तो कुछ और ही थे। मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई। तुम बता रही थी ना कि अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारे बैंक में एक बहुत अमीर लड़का आया था। वो अभी इन दिनों फिर से बैंक में आया है क्या? मैंने बोला था ना तुमको उसका नंबर देना। भूमिका ने चमकती हुई आंखों से यास्मीन की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो उस लड़के को फंसा सकती थी। हाँ हाँ, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? यास्मीन ने पूछा। वो समझ गई थी कि भूमिका उसके पीछे पड़ना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी बहन तो उससे 2 कदम आगे चल रही थी। अरे नंबर मिलेगा तब तो बात होगी, और बात होगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। प्लीज ना बहन, मैंने तुम्हारा काम करवाया ना, अब तुम भी तो मेरा एक काम करवा दो। मैं सच बता रही हूं जी, जान लगा दूंगी। भूमिका ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा।
अच्छा हाँ, लेकिन वो उसके बाद से बैंक आया ही नहीं। जब वो आएगा तो मैं उसका नंबर लेकर तुम्हें दे दूंगी। यास्मीन ने उसे टालते हुए कहा। अरे यार, आप तो मैनेजर हो ना, आप तो उसका नंबर अपने डेटाबेस से भी निकलवा कर दे सकते हो। भूमिका ने कहा। यास्मीन उसकी इस बात पर गच्चा खा गई। इधर उसका मुंह तकने के बाद वो बोली, नहीं यार, हमको अलाउ नहीं है कस्टमर्स का कांटेक्ट पब्लिक करना, यू नो ना, प्राइवेसी थिंग। अच्छा ठीक है दीदी, पर सच में ना, उस आदमी से मिलने के लिए ना, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत ही हैंडसम होगा, और अगर नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसके पास पैसा तो है, और वो अभिजीत जैसा निकला तो आपकी और मेरी, हम दोनों की तो यार किस्मत चमक जाएगी। भूमिका ने खुश होते हुए कहा। यास्मीन भी ऊपर से उसकी बात पर उसका ध्यान देने के लिए खुश तो हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन पर बहुत तरस आ रहा था। लक्की नाम की जिस आग से वो खेलने जा रही थी, उस आग में भूमिका ने अपने आप को ही जलाकर यास्मीन का घर रोशन कर दिया था। बेचारी भूमिका, यास्मीन ने अपने मन में सोचा और अपना जूस पीने लगी। इधर लक्की उन सब लड़कियों की बातें सुनकर खुद उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाने लगा था। वो तीनों लड़कियां उस एक लड़की को घेर कर खड़ी थीं। उनके कपड़े और रंग ढंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक अच्छे परिवार से आ रही थीं। फिर जब लक्की ने उस लड़की को देखा तो वो सारा माजरा समझ गया। उसने देखा कि उसने एक सफ़ेद आधी बाजू का कुर्ता पहना हुआ था। उस कुर्ते को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसके कपड़े की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने उसके नीचे एक बहुत ही पुरानी और फेडेड सी जीन्स पहनी हुई थी, और साथ ही पैरों में सादे से चप्पल डाले हुए थे। अरे सब लोग ज़रा एक बार इस हुस्न परी को तो देखो। इसका नाम है राधिका, और आपको पता है, ये हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की है, नीचे से। ये इतनी अमीर है कि हर साल कॉलेज से अपनी तरफ से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। यानी हमारे पेरेंट्स तो पागल हैं, जो दिन रात मेहनत करके हमारी फीस भरते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि कॉलेज वाले जो इसे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ये मैडम यहाँ आकर उसे खाने में उड़ा देती है। इतनी महंगी मैस में कॉलेज के पैसे से खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की ने राधिका को फटकारते हुए कहा। हाँ राधिका, हाउ यू आर सेमलेस यार। तुम दिखाती तो सबको ऐसे हो जैसे तुम बहुत गरीब हो, पर फिर भी यहाँ आकर खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? दिस इज टू मच। गरीब होने का नाटक करके तुम उस पैसे को ऐसे उड़ा रही हो, एक और लड़की बोली। और इससे पहले कि राधिका अपने बचाव में कुछ कह पाती, किसी ने उसका बैग छीनना शुरू कर दिया, तो किसी ने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए। सारी लड़कियां उसे खींच रही थीं और परेशान किए जा रही थीं। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि राधिका का उन तीनों खाते पीते लड़कियों से कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनसे छूट नहीं पा रही थी। वो लोग उसे खींचे जा रहे थे और राधिका नीचे गिरने ही वाली थी। जैसे ही वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर उठने लगी, तब पहली बार लक्की ने उसका चेहरा देखा। वो सांवली सी एक लड़की थी जिसके चेहरे पर रत्ती भर भी मेकअप नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और नाक छोटी सी थीं। वो काफी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसने दर्द के मारे अपने होठों को भींच रखा था। पहले ही वो लड़कियां उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो उनके सामने चिल्ला नहीं रही थी। अपने आप को बचाने की उसकी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और वो नीचे गिर गई। तेरी जैसी दोगली के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, उन तीनों में से एक लड़की ने राधिका को दूधकारते हुए कहा। राधिका फर्श पर लेटी हुई थी। सभी लोग खड़े होकर इस तमाशे को देखे जा रहे थे। मैस के मैनेजर को लग रहा था कि राधिका कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली थी। फिर भी उसने सोचा कि एक बार पूछ लिया जाए। उसने वहीं खड़े एक वेटर को इशारा किया और उससे राधिका के पास भेज दिया। वो उसके पास पहुंचा और फर्श पर गिरी हुई राधिका से पूछा, क्या आप अभी कुछ खाना पसंद करेंगी? राधिका ने उस वेटर की आंखों में देखा, फिर अपने आप को फर्श से उठाया और कपड़े साफ करते हुए बोली, मुझे एक लार्ज थाली पैक कर दो और उसके साथ 2 लस्सी दे देना, मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। एक लार्ज थाली की कीमत 150 रुपए थी और उसके साथ 2 लस्सी का रेट था 100 रुपए, यानी कि राधिका जैसी लड़की अभी 250 रुपए खर्च कर रही थी। 250 रुपए राधिका जैसी लड़की के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने उसके ऑर्डर को सुना, तो वो सब फिर से उससे नाराज हो गए। इतना पैसा, और वो भी स्कॉलरशिप का? इतना खर्च करने के लिए तो इसकी कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए। भाई, मैं तो खुद छाछ पीता हूं और ये तो लस्सी, इसका पोस्ट तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा।
ताकि सबको इसकी सच्चाई का पता चल सके। एक लार्ज थाली में तो 2 लोग आराम से खा लेंगे, और ये है कि अकेली लार्ज थाली मंगवा रही है। मैंने इतनी भुक्कड़ लड़की ना आज तक नहीं देखी। वहां पर बैठे सब लोग अपने अपने तरीके से राधिका की टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। कोई दबी जुबान में उसके बारे में बात कर रहा था, तो कोई खुलकर उसके मुंह पर यह सब कह रहा था। लेकिन राधिका की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे इनमें से किसी की भी कहीं बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बाकी सब से अपनी नजरों को बचाते हुए सिर्फ अपनी आंखें रसोई की ओर घुमा दी थीं, जहां से उसका खाना आने वाला था। थोड़ी ही देर में उसका ऑर्डर पैक होकर आ गया और उसने बिना किसी से कुछ कहे या किसी को कोई जवाब दिए अपना पार्सल उठाया और वहां से निकल गई। जैसे ही लक्की ने उसे वहां से जाते देखा, उसने एक राहत की सांस ली। वो देख पा रहा था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद वो लड़की इतना महंगा खाना खाने की हिम्मत कर पा रही थी। अरे देखो, यहाँ पर एक और सज्जन खड़े हैं जिनकी हालत भी उस लड़की के ही जैसी है। मुझे तो लगता है ना कि ये भी स्कॉलरशिप के पैसों से खाना खाने आए हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कपल हैं। एक लड़की ने लक्की को देखते हुए कहा, हाँ यार, इसके कपड़े देख, इसने भी व्हाइट पहना है और उसने भी व्हाइट ही पहना है, जबकि इन दोनों का व्हाइट कलर जैसा नहीं है। एक लड़की ने अपनी उसी दोस्त को ताली देते हुए कहा। जब लक्की ने उनकी दिशा में घूमकर देखा तो पाया कि वो तीनों उसकी ओर देख रही थीं। उन तीनों ने राधिका का जो हश्र किया था, उसके बाद तो लक्की उनके मुंह लगना ही नहीं चाहता था और ना ही वो उन्हें पलटकर कोई जवाब देना चाहता था। उसने ऑर्डर दिया ही नहीं था और बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही लक्की मैस से बाहर आया, उसने देखा कि राधिका उसके आगे ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की ने लार्ज थाली क्यों खरीदी थी। राधिका आगे आगे और लक्की उसके इस डाउट को दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। राधिका चलते चलते कॉलेज के पीछे बने फाउंटेन गार्डन में पहुंच गई थी। लक्की अभी भी उसके पीछे ही था। इस वक्त गार्डन में ज्यादा लोग नहीं थे। राधिका चलते हुए गार्डन के पास ही बने एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गई थी। सूरज अभी पूरी तरह से ढला नहीं था और उसकी किरणें पानी के ऊपर सुनहरे धागों की तरह चमक रही थीं। वो दृश्य देखने में काफी सुंदर लग रहा था। लक्की वहीं लगे एक पेड़ के पीछे छुप गया और चुपचाप राधिका को देखने लगा। राधिका ने उस थाली को और लस्सी को खोलकर एक चट्टान पर रख दिया। फिर उसने आलथी पालथी मारी और उस चट्टान पर ही बैठकर आराम से खाना खाने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लक्की उसके सुबकने की आवाज भी सुन पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उसने पहली बार इतना महंगा खाना खाया, इसलिए उसे रोना आ गया। लक्की ने अपने आप से पूछा, उसने तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो इस तालाब के पास आकर खाना खाता था। लक्की को राधिका का यह व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर उसे इस तरह से खाता देखने के बाद लक्की ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो जाने लगा, उसने देखा कि राधिका ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और वो खड़ी हो गई। अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है? खाना खाने के बाद आपको अपना कचरा तो फेंकना चाहिए ना। इस लड़की में जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? लक्की ने अपने आप से कहा। लेकिन फिर उसने देखा कि राधिका वहां से गई नहीं थी। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और फिर ढलते हुए सूरज को देखकर उसके सामने 3 बार भोग लगाने लगी। ये सब हो क्या रहा है? खाने के बाद ये ऐसे भोग क्यों लगा रही है? लक्की ने फिर अपने आप से पूछा। इतने में राधिका खड़ी हुई और वो बिना झिझके उस तालाब की ओर आगे बढ़ने लगी। लक्की को लग रहा था कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। उसकी हरकत को देखकर अचानक ही लक्की के दिमाग में यह ख्याल आया, लेकिन उसके सारे शकों का जवाब राधिका ने अपने काम से पहले ही दे दिया था। वो उस तालाब के किनारे पर पहुंची और सीधा पानी में कूद गई। जैसे ही वो अंदर कूदी थी, बाहर से आवाज आई, छप्पाक। लक्की ने जैसे ही देखा कि राधिका पानी में कूद गई थी, वो दौड़कर उसकी ओर गया और राधिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लक्की को तैरना आता था, इसलिए वो पानी के अंदर जाने से झिझका नहीं और उसने अंदर डुबकी लगाकर राधिका को उसके कपड़ों से पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ खींचकर तालाब के किनारे पर ले आया। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे। जब लक्की ने राधिका को पकड़ रखा था तो राधिका बार बार उससे अपने कपड़े छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने हाथ पैर मारकर लक्की को दूर करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन लक्की ने जो एक बार उसे पकड़ लिया था तो उसके बाद वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार काफी देर के संघर्ष और खींचतान के बाद लक्की उसे किनारे पर ले आया। तुमने मुझे बचाया क्यों? किसने बोला था कि तुम आकर मेरे पीछे पानी में कूदो? तुम क्यों मेरे और मेरी मौत के बीच में आ गए? राधिका ने घास के किनारे बैठकर रोते हुए लक्की से पूछा। लक्की ने देखा कि राधिका पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके सारे कपड़े पानी में भीग जाने की वजह से उसके बदन से चिपक गए थे और उसे ऐसे देखकर लक्की को उस पर और दया आ रही थी। मैंने तुम्हें क्यों बचाया? लक्की ने अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका आखिर ये सब कर क्यों रही थी। भले ही वो ये नहीं जानता था कि वो कौन थी और क्या करती थी, क्या पढ़ती थी या उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी हो, मगर वो उसे ऐसे ही डूबकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लक्की ने अपनी सांस को अपने काबू में कर लिया और बोला, मरना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें तो लग रहा होगा कि बस इधर आओ, खाओ और पानी में कूदकर मर जाओ। लेकिन पानी में कूदने से पहले क्या तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि आज तक उन्होंने तुम्हें और जब तुम्हारी उन्हें सपोर्ट करने की बारी आई, तुमने क्या किया? पानी में कूद गई। अगर तुम मर जाती तो उनके फ्यूचर का क्या होता? इस बारे में क्या सोचा तुमने? इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बस यही सब गोबर भरा है क्या? लक्की ने उसे जमकर फटकारते हुए कहा। लेकिन अगर मरने से डर नहीं लगता तो फिर जीने से क्यों लगता है? लक्की ने आखिरी बार कहा। अगर मैं जी पाती तो मरने की सोचती ही क्यों? राधिका ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ते हुए कहा। लक्की उसकी बात सुनकर चौंक गया था। आखिर क्या कहानी थी राधिका की? क्या लक्की उसे अपनी आत्महत्या की जिद से बाहर निकाल पाएगा? जब लक्की राधिका को डांट रहा था तब राधिका चुपचाप घुटने में अपना मुंह दिए हुए सुबक रही थी। उसने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए थे। जैसे ही लक्की ने अपनी बात खत्म की, राधिका ने लक्की से कहा कि अगर वो जी सकती तो फिर मरने के बारे में क्यों सोचती। इतना कहकर जैसे ही राधिका ने लक्की की ओर देखा तो लक्की ने पाया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आंसू और धूप के मिल जाने की वजह से उसकी आंखें चमक रही थीं। इतनी चमकती हुई आंखों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की आत्महत्या करना चाह रही थी। लक्की ने देखा कि उसका दिल किसी वजह से टूट चुका था और उसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने इसकी बात तो सुनी नहीं और पागलों की तरह बस इसे ही सुनाने लग गया। मैं भी ना हद करता हूं, लक्की ने अपने आप से कहा। उसे सच में नहीं मालूम था कि राधिका किस दर्द से गुजर रही थी। लक्की ने अपने आप को शांत किया और राधिका की ओर देखते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। लक्की को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देख राधिका को भी लग रहा था कि लक्की ही वो इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था, जिस तरह से लक्की उसे देख रहा था। राधिका के मन को काफी सुकून मिल रहा था। लक्की का इस तरह से उसके साथ बैठना उसे बहुत ही महसूस करवा रहा था। लेकिन अचानक ना जाने राधिका को क्या हुआ और वो बोली, नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर ऐसा लगा जैसे राधिका को फिर से अपनी सिचुएशन याद आ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि उसमें कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। अरे तुम ऐसा मत सोचो, मेरी बात मानो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लक्की ने उसे फिर से समझाते हुए कहा। उस जैसे आदमी के लिए किसी की भी हेल्प करना बाएं हाथ का खेल था और वो आसानी से किसी को भी किसी भी तरह की मुसीबत से बाहर निकाल सकता था। छोड़ो, रहने दो, तुमने मुझे हेल्प करने का ऑफर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे और हेल्प की जरूरत नहीं है। थैंक्स, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में काफी फीकापन था, लेकिन वो लक्की को देखकर ये महसूस कर पा रही थी कि उस आदमी के मन में राधिका के लिए ढेर सारा अपनापन था।
ठीक है, लेकिन तुम मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो कि आगे से तो ऐसी कोई भी पागलों जैसी हरकत नहीं करोगी। लक्की ने कहा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। राधिका ने कह तो दिया, लेकिन उसे भी मालूम था कि वो उसका प्रॉमिस निभाने वाली नहीं थी। पर इधर उसके मुंह से प्रॉमिस सुनकर लक्की के दिल को तो तसल्ली मिल गई थी। उसने राधिका को अपना हाथ देते हुए उसे जमीन पर से उठाया और बोला, और हाँ, आगे से कभी भी इतना महंगा खाना मत खरीदना। मैं जानता हूं तुम्हारी फैमिली इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सुनते ही राधिका के चेहरे पर शर्म उभर आई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े को पकड़ा और उन्हें निचोड़ते हुए बोली, एक्चुअली मैं हर रोज 30 रुपए से ज्यादा का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आखिरी बार कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जितना महंगा हो सके उतना महंगा खाना खाना चाहिए। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर लक्की का दिल फिर से पिघल गया था। वो पहले ही उसके चेहरे का मुईत तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जब उसने राधिका की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि वो शाम का सूर्यास्त देखते हुए किसी बांसुरी की मधुर धुन सुन रहा था। जब तुम्हें महंगा खाना खाना ही था तो तुमने लार्ज थाली और 2 लस्सी क्यों ऑर्डर की थी? लक्की ने अपने सबसे पहले सवाल का जवाब जानने के लिए राधिका से पूछा। मुझे लगा कि 250 रुपये में सिर्फ एक ही आदमी के लिए खाना खरीदना काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैलेंस बना लेती हूँ। और फिर पिछले 2 दिनों से ना, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने एक लार्ज थाली मंगवा ली थी। राधिका की आवाज़ उसके हर एक शब्द के साथ और भी सौम्य होती जा रही थी। लक्की का मन कर रहा था कि वो बस राधिका की आवाज़ को सुनता ही जाए, सुनता ही जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है। लक्की ने शर्माती हुई और घबराती हुई राधिका की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि राधिका हद से ज्यादा ही क्यूट थी। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इधर आओ। लक्की उसकी उंगलियों की छुअन से मानो ताज़ा महसूस करने लगा था। राधिका उसे अपने साथ फिर से उसी चट्टान पर ले गई थी जहां पर उसने उस थाली को छोड़ा था। उसने लक्की को एक और बैठने का इशारा किया और फिर अपने हाथ से वो पैकेट लक्की के सामने रखते हुए बोली, लो, खाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं ठीक हूं, तुम खाओ। तुम्हें भूख नहीं लग रही? पहले तुम खाओ। लक्की ने कहा। मुझे मालूम है कि तुमने भी नहीं खाया होगा, मैंने देखा था, तुम भी वहीं खड़े थे। और वैसे भी इसमें 2 लोग खा सकते हैं आराम से। मैंने अपने हिस्से का तो खा लिया, तुम अपने हिस्से का खत्म कर दो। राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, खाता हूं, लक्की ने कहा और उसके हाथ से प्लेट लेकर अपने सामने जमीन पर रख दिया। तुम भी बैठो, लक्की ने राधिका को अपने सामने खड़ा देखकर कहा। उसे ऐसे खड़े हुए देखकर लक्की को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बैठ जाती हूं। राधिका भी आई और उस पत्थर पर लक्की के पास बैठ गई। वो समझ गई थी कि लक्की ने उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसलिए उसे काफी भूख भी लग रही होगी। लक्की ने तुरंत अपने हाथ अपने कपड़ों पर साफ किए और खाने के लिए बैठ गया। राधिका उसे खाते हुए देख रही थी, जिस हिसाब से लक्की खाए जा रहा था। राधिका का अंदाजा बिल्कुल सही था। उसने प्लेट का आखिरी दाना भी नहीं छोड़ा। खाते हुए लक्की और राधिका इधर उधर की चीजों के बारे में बात किए जा रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने से पहले इधर भोग क्यों लगाया था? राधिका ने लक्की से पूछा। तुमने मुझे भोग लगाते हुए भी देखा था, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? राधिका ने पूछा। लक्की के पास उसकी इस बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए वो उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। राधिका ने उसकी मुस्कान को उसका जवाब समझा और फिर आगे बोली, मैं अपनी माँ से ना माफी मांग रही थी। हमारा गांव इसी दिशा में है और मैं जो करने जा रही थी उसके लिए अपनी माँ के सामने भोग लगा रही थी मैं। अच्छा, लक्की ने कहा और पैकेट का ढक्कन लगा दिया। खाना खत्म हो चुका था और खाना खत्म होने के साथ ही उन दोनों के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत भी हो गई थी। अच्छा, तो क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? लक्की ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। राधिका देख पा रही थी कि लक्की के गाल हल्के से लाल हो गए थे। राधिका को भी उसका साथ अच्छा लग रहा था। उससे बातें करके राधिका को महसूस हुआ कि लक्की काफी सीधा और सहज आदमी था। लक्की भी राधिका को हर हाल में बचाने के लिए तैयार नजर आ रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि वो उसे हर उस मुसीबत से दूर रखे और उसे अपनी बाहों में समेट ले। अगर राधिका उसे आज के बाद कभी नहीं मिलती तो लक्की का ना शायद दिल बैठ जाता। बहुत दिनों के बाद तो उसे अपने आसपास कोई अच्छा इंसान मिला था जिसके साथ वो घंटों बिताकर बातें कर सकता था। उधर
राधिका को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लक्की उससे इतनी जल्दी फिर से मिलने के लिए पूछ लेगा। इसीलिए उसके गाल भी लाल हो गए थे और उसने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, हम मिल सकते हैं कल। लक्की मुस्कुराया और राधिका की नज़र से अपनी शर्म को बचाने के लिए ढलते हुए सूरज को देखने लगा। राधिका की आंखें भी उसी ओर घूम गई थीं। इधर अगले दिन लक्की ने अपनी क्लास खत्म की और दोपहर में गार्डन से होते हुए उस तालाब के पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि उस चट्टान पर आज फिर कोई बैठा हुआ था। लक्की का दिल उस इंसान को देखते ही जोरों से धड़कने लगा था और वो हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं उसे मारे खुशी के हार्ट अटैक ही ना आ जाए। चट्टान पर एक लड़की थी जिसने अपने बालों को गर्दन से आगे की ओर मोड़ लिया था। लक्की के कदमों की आवाज सुनते ही जैसे ही वो पलटी, लक्की ने देखा कि वो राधिका ही थी। वो लक्की को देखकर खड़ी हो गई। लक्की ने देखा कि उसके हाथ में एक लाल और पीले रंग की थैली थी। लक्की जैसे ही उसके पास पहुंचा, राधिका ने वो थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। लक्की उस थैली को देखकर सरप्राइज हो गया था। उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। उसने थैली खोलकर देखा तो उसमें लीची, चीकू और अमरुद रखे हुए थे। उनके ऊपर पानी के छींटे लगे थे जिससे वो ताजे नजर आ रहे थे। अरे, तुम मेरे लिए ये सब लेकर आई हो, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी यार? ये सब बहुत महंगे लग रहे हैं। प्लीज आगे से इतना महंगा कुछ मत लेकर आना। इनफैक्ट कुछ लेकर ही मत आना, बस तुम आ जाना, लक्की ने कहा। उन फलों को देखकर उसका दिल सच में बहुत खुश हो गया था। जानता था कि बाकी लोगों के लिए फल खाना बहुत ही आम बात थी, लेकिन राधिका के लिए तो फल भी किसी मिठाई से कम नहीं थे। ये सब इतने भी महंगे नहीं हैं जितने तुम सोच रहे हो। इन सब का तो अभी सीजन चल रहा है, इसलिए इनका रेट ज्यादा नहीं है। और फिर ये वो सारे फ्रूट्स हैं जो दुकानदार की दुकान पर बच गए थे। अच्छे अच्छे तो लोग ले गए, लेकिन ये छूट गए थे, इसलिए मैंने दुकानदार से बात की और तो उसने मुझे आधे दाम में ये सब दे दिए। फिर मैंने इन सब के खराब हिस्से को अलग किया और धोकर तुम्हारे लिए ले आई। प्लीज बुरा मत मानना, राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि बचे हुए सुनकर कहीं लक्की को ऐसा ना लगे कि राधिका उसके लिए ऐसा कुछ लेकर आई थी जो बाकी लोग छोड़ गए थे। अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, लक्की ने कहा। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि राधिका अपनी जेब से पैसे बचाकर उसमें से लक्की के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। लक्की ने थाली में से एक लीची निकाली और उसे अपने मुंह में डाल दिया। लीची काफी रसीली थी। लक्की का मिजाज मस्त हो गया। बहुत टेस्टी है यार, लक्की ने राधिका को देखते हुए कहा। तुम भी खाना पसंद करोगी? लीची सच में बहुत मीठी है। लक्की ने थैली में से एक और लीची निकालकर उसे राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने लक्की की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लीची लेकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुंह के हर एक कोने में उस लीची का रस घुल गया था। फिर दोनों चट्टान पर बैठे और लक्की ने सारे फलों को निकालकर अपने सामने थैली पर ही सजा दिया। सूरज अभी भी उनके सिर पर ही चमक रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातें करने में इतने मग्न थे कि उन्हें गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ दिनों बाद तक लक्की और राधिका इसी तरह हर रोज उस तालाब के पास उसी चट्टान पर मिलने लगे। जब भी लक्की आता, वो कॉलेज की कैंटीन से अपने और राधिका के लिए खाने को कुछ पैक करवा के ले आता। हालांकि वो जो भी लाता वो काफी साधारण सा होता, क्योंकि लक्की अपनी पहचान के बारे में राधिका को पता नहीं लगने देना चाहता था। राधिका को भी उसके लाए हुए खाने से नहीं, उसके साथ खाने से मतलब था। वो दोनों उसी चट्टान पर बैठकर कभी दाल चावल तो कभी रोटी सब्जी खाया करते थे। हर दिन की तरह आज के दिन भी लक्की उसके लिए आलू, शिमला मिर्च की सब्जी, दाल चावल और रोटी लेकर उस तालाब के किनारे पहुंच गया था। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया था। राधिका वहां चट्टान पर नहीं थी। वैसे तो वो हर रोज इस वक्त आ जाया करती थी, लेकिन आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। लक्की को लगा कि हो सकता है कि आज वो क्लास से लेट फ्री हुई हो या फिर कहीं किसी काम में उलझ गई हो। लक्की उसका इंतजार करने के लिए चट्टान पर आकर बैठ गया। वो सामने पानी को देखते हुए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। उसका हर एक ख्याल सिर्फ राधिका पर ही आकर टिक रहा था। इससे पहले राधिका ने कभी ढंग का खाना नहीं खाया होगा ना। क्यों ना उसे दिल्ली के सबसे शानदार होटल में ले जाकर खाना खिलाया जाए, उसकी शक्ल तो देखने लायक हो जाएगी। वो खुश तो बहुत हो जाएगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस कैसे करे। लक्की यही सोच सोचकर अकेले में हंसे जा रहा था। लक्की काफी देर तक इन्हीं सब ख्यालों में उलझा रहा,
लेकिन राधिका की कोई खैर खबर ही नहीं थी। उसने मोबाइल देखा तो उसे पता चला कि उसका इंतजार करते हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इस बीच ना तो उसका कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हुआ जा रहा था। छोड़ो अब यार, मैं ही फोन कर देता हूं, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर फोन पर राधिका का नंबर डायल करने लगा। काफी घंटियों के बाद राधिका ने फोन उठाया। हेलो, अरे आज तुम कहाँ रह गई? लक्की ने पूछा। लक्की, वो मैं आज लैब में हूं, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। सॉरी, राधिका ने सिर्फ इतना कहा और फोन काट दिया। लक्की को उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी। अगर वो नहीं आने वाली थी तो उसे ये पहले बताना चाहिए था। फिर लक्की ने सोचा कि अगर वो यहां नहीं आ पाएगी तो उसी को राधिका के पास चले जाना चाहिए। लक्की उठा और लैब की ओर निकल गया। जैसे ही वो लैब के बाहर आया, उसने राधिका को कॉल किया। हाँ, कहाँ हो तुम राधिका? मैं लैब के बाहर खड़ा हूं, लक्की ने कहा। लक्की, मैं तो लैब से बाहर निकल गई और तुम मेरी चिंता मत करो, आज तुम अकेले ही खा लो। राधिका ने सिर्फ इतना भर कहा और फिर से फोन काट दिया। लक्की को उसका ये व्यवहार अजीब सा लग रहा था। क्या राधिका उसे कुछ छुपा रही थी? क्या वो उसकी किसी बात से नाराज थी? अब लक्की क्या करने वाला था? लक्की राधिका की लैब के सामने आ तो गया था, लेकिन राधिका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। वो उसके लिए हर रोज की तरह आज भी कैंटीन से खाना लेकर आया था, लेकिन आज राधिका जिस तरह से लक्की से बात कर रही थी, उसे सुनकर लक्की को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन राधिका लक्की से कुछ ना कुछ तो छुपा रही थी। वो सोच रहा था कि वो फिर से राधिका को फोन करे, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हुई जा रही थी। वो लैब के बाहर से ही वापस मुड़ गया। अपने हाथ में रखे खाने को डस्टबिन में डाला और राधिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हालांकि कैंटीन में, क्लासरूम में, कॉरिडोर में और भी ना जाने किन किन जगहों पर राधिका को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। जब वो थक गया तो उसने उसे फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका उसका फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं थी। कहाँ गायब हो गई यार ये लड़की? लक्की ने अपने आप से कहा। वो राधिका के ना मिलने की वजह से काफी बेबस महसूस कर रहा था। आज उसके पास दुनिया भर का धन और ढेर सारे पावर्स थे, लेकिन फिर भी उसका दिल राधिका जैसी लड़की के लिए परेशान हो रहा था। उसे अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो शाम को फिर उसी गार्डन में बैठ गया और लोगों को जॉगिंग करते हुए देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों के सामने कहीं एक जाना पहचाना सा इंसान खड़ा दिखाई दिया। अचानक से उसकी आंखों की चमक लौट आई। उसे लगा कि वो बरसों से बीमार था, लेकिन अब भी एक पल में ही वो ठीक हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और फिर राधिका की दिशा में भागने लगा। राधिका, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? लक्की ने बच्चों की तरह उससे पूछा। लक्की उससे मन ही मन बहुत नाराज था। वो उससे शिकायती लहजे में बात करना चाह रहा था, लेकिन जब राधिका ने अपना चेहरा उठाकर लक्की को देखा तो वो सन्न रह गया। राधिका के चेहरे पर ढेर सारे घाव थे। उसे बहुत सारी चोटें आई हुई थीं और उसकी आंखें भी सूज गई थीं। राधिका के इतने सुंदर चेहरे पर इतने घाव कैसे हो गए थे? लक्की को ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ राधिका? लक्की ने राधिका से पूछा। उसके घाव देखते ही लक्की का दिल गुस्से से उबल उठा था। नहीं, नहीं, कुछ नहीं यार। तुम यहां क्या कर रहे हो? राधिका के हाथ में एंटीसेप्टिक में भींगी हुई रुई थी, जिससे वो अपने घाव साफ कर रही थी। इसलिए उसने लक्की को आते हुए नहीं देखा था। उसने अपना चेहरा नीचे किया और लक्की की नजरों से बचाने के लिए उसे दूसरी दिशा में मोड़ लिया। 1 मिनट मुझे देखने दो, लक्की ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। उसने राधिका को अपने पास बैठाया और फिर उसके घाव को देखने लगा। जैसे ही लक्की ने राधिका के घाव को और पास से देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके घाव में से तो खून भी निकल रहा था।
राधिका, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? लक्की ने फिर से पूछा। अरे कुछ नहीं यार, किसी ने नहीं किया, मैं ठीक हूं। राधिका कहते कहते बीच में ही रुक गई। इससे पहले कि वो अपने मुंह से कुछ बता थी, लक्की खुद समझ गया था कि किसकी हरकत हो सकती थी। उसने राधिका को देखा और बोला, ये उन 3 लड़कियों का काम है ना, जो उस दिन तुम्हें उस मैस में भी परेशान कर रही थीं। क्या नाम है उनका? बताओ मुझे, लक्की ने गुस्से में पूछा। ज्योति, राधिका ने काफी देर बाद बताया, जो वो कहना नहीं चाहती थी कि लक्की इन सब झमेले में ना पड़े, लेकिन उसका गुस्सा देखकर राधिका भी डर गई थी। मैं अभी जाकर उनको पकड़कर लेकर आता हूं, लक्की ने कहा और गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। आज ज्योति और उसकी सहेलियों से लक्की बदला लेने ही वाला था, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। मत जाना, राधिका ने लक्की की कलाई पकड़ते हुए कहा और आगे बोली। वो इतने साधारण लोग नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। वो सब लोग ज्योति की आड़ में छुपे रहने वालों में से एक है। अगर हम उन्हें पकड़ने के लिए जाएंगे या उनके साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, तो बदले में हम ही पछताएंगे। तो इसका मतलब क्या, उन्हें तुम्हारे साथ जो मन में आए वो करने दूं? वो तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें चोट पहुंचाएं तो पहुंचाने दूं? लक्की ने राधिका के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए पूछा। राधिका ने उसकी बात पर अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका लिया और फिर फुसफुसाते हुए बोली, मैं जो भी कह रही हूं, लक्की तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। मैं आज के बाद उन लोगों से दूर ही रहूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ठीक है। राधिका की बात सुनकर लक्की का दिल भी थोड़ा सा पसीज गया। उसके लिए अपने गुस्से से ज्यादा राधिका की सेफ्टी जरूरी थी, और साथ ही वो ये भी देख पा रहा था कि ये लड़की अपने साथ साथ लक्की की सेफ्टी की भी चिंता कर रही थी। आखिर ये लड़की आई कहाँ से है? लक्की ने अपने आप से पूछा और फिर राधिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। राधिका ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। इसके बाद दोनों अस्पताल जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि इतने में राधिका ने उसे रोका और बोली, लक्की, हॉस्पिटल जाना तो महंगा पड़ जाएगा ना? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि। इससे पहले कि राधिका इससे आगे कुछ कह पाती, लक्की ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हें पैसे देने के लिए कौन कह रहा है? राधिका लक्की की तरफ देखने लगी। उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। इधर लक्की ने भी उसके हाथ को थोड़ा सा खींचा और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन दे दिए थे, साथ ही उसके घाव के ऊपर पट्टी भी बांधी थी। लक्की ने पैसे दिए और दोनों वहां से निकल गए। थैंक यू लक्की, इसका पैसा ना, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी, राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की ने उसके लिए जो कुछ किया था उसे जानकर उसे काफी खुशी हो रही थी। वो देख पा रही थी कि लक्की उसकी कितनी चिंता करता था। पहले वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, पर अब वो उसे अपने साथ अस्पताल लेकर आ गया। राधिका को इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो उसके लिए इतनी चिंता करता था। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुमने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो किसी बढ़िया सी जगह पर चलकर कुछ खाते हैं, लक्की ने कहा। बढ़िया सी जगह, ये सुनते ही राधिका की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। पहले ही लक्की के इतने पैसे लग गए थे और अब वो उसका और खर्चा नहीं करवाना चाह रही थी। इसके अलावा राधिका फिर से उस मेस में खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। वो अब लक्की से और एहसान नहीं ले सकती थी। मुझे लगता है ना कि हमें उस मेस में खाने की जगह अपनी कैंटीन में ही खा लेना चाहिए। वैसे भी वहां का खाना ना बहुत अच्छा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और इससे पहले कि राधिका अपनी बात खत्म कर पाती है, लक्की मुस्कुराकर उसके सामने देखते हुए अपना सर हिलाने लगा। फिर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कुछ खिलाने के लिए बाहर की ओर ले जाने लगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो लक्की तुम? राधिका ने पूछा। तुम बस चलो, आज बस जमकर खाओ और किसी भी चीज में अपना फालतू दिमाग तो बिल्कुल मत लगाओ, लक्की ने हंसते हुए कहा। वो दोनों आज एक अच्छे से होटल में खाना खाने के लिए आ गए थे। शुरुआत में तो राधिका लक्की के साथ आने में हिचक रही थी, क्योंकि लक्की की हालत भी राधिका से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे लग रहा था कि इतने बड़े होटल में लक्की खुद भी पहली बार ही आया था। ऐसे में राधिका को यही डर लग रहा था कि कहीं फिर से उन दोनों का मजाक न बनकर रह जाए। लेकिन जिस तरह से लक्की अंदर जाकर बैठा था और जिस तरह से वो खाना मंगवा रहा था,
उसे देखकर तो यही लग रहा था कि लक्की ऐसी जगहों पर खूब आया जाया करता था। उसे इस तरह से देखकर राधिका के दिल को काफी तसल्ली हो गई थी। राधिका को उसे देखकर यही लग रहा था कि लक्की एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान था और उसके साथ रहने पर ऐसा लगता था कि उसने पहले से ही काफी दुनिया देख रखी थी। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, तब तक हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा, लक्की ने कहा और वॉशरूम चला गया। राधिका उस सोफे पर अकेले बैठी हुई थी और इधर उधर देखे जा रही थी। वो इससे पहले कभी भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आई थी, इसलिए वो हर चीज को काफी ध्यान से देख रही थी। ये राधिका है क्या? अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। राधिका उस आवाज को सुनकर ही पहचान गई कि ये और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। उसकी आवाज सुनते ही राधिका को गुस्सा आ गया। वो ज्योति की ओर देखने के लिए घूमी ही थी। इतने में उसके साथ वाली एक और लड़की ने कहा, अरे हाँ, ये तो वही है। मुझे तो लगा कि मुझसे देखने में ही गलती हो गई है। इससे पहले कि राधिका अपनी जगह पर से खड़ी हो पाती, ज्योति और उसकी सहेलियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई थीं। ये लड़की पिछले कुछ दिनों से पागल वागल हो गई है क्या? ज्योति ने कहा और अपनी सहेलियों की ओर देखकर हंसने लगी। फिर वो राधिका की ओर देखते हुए बोली, अभी थोड़े दिन पहले ही तुम उस मैस में लार्ज थाली खा रही थी और आज तुम उससे भी बड़े होटल में आकर महारानी की तरह बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इतनी महंगी जगह पर आकर खाना खा सको? ज्योति ने कहा। हाँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे हम जैसे लोग भी यहाँ महीने में एक बार आते हैं और क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री का पैसा आ रहा है, तो तुम ऐसे उड़ाए जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे देता है, खाना खाने के पैसे नहीं देता। दूसरी लड़की ने कहा। इससे पहले कि राधिका जवाब में कुछ और कह पाती, ज्योति ने उसके बालों को पकड़ा और उसे जोर से खींच लिया। उसके बाद वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाई और बोली, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाली। जब तक तुम्हें अपना पालतू कुत्ता नहीं बना लेती, तब तक तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतना कहते ही ज्योति ने उसे छोड़ा और उसके गाल पर थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लिया। राधिका घबरा गई और उसके हाथ से बचने के लिए उसने ज्योति को धक्का दिया और वहां से भागने लगी। साली, मुझसे भाग कर जाएगी? बहुत फ्री का खाना खाना है ना तुझे? अपने घर वालों को बेवकूफ बना रही है, अपने कॉलेज वालों को बेवकूफ बना रही है, ज्योति ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगी। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ज्योति फिर से चिल्लाई, आज तो बेटा तू आ, तू हॉस्टल आ। मैं तुझे बताती हूं कि बेवकूफ बनाने की सजा ना क्या होती है, ज्योति ने कहा और फिर से वो और उसकी दोनों सहेलियों उसका पीछा करने में जुट गई। राधिका को लग ही रहा था कि आज उसका इन दोनों से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो जैसे ही होटल के दरवाजे के पास पहुंची कि अचानक वो बीच में किसी से टकरा गई। जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं लक्की ही था। जैसे ही राधिका ने लक्की को देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई थी। लक्की ने पहले उसे देखा और फिर अपना हाथ साफ करते हुए ज्योति और उसकी सहेलियों को देखने लगा। लक्की को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था। उसने राधिका को उसके कंधे से पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। इसके बाद लक्की ने अपने सामने खड़ी ज्योति को घूर कर देखा। अरे ये भी था ना उस दिन? कहीं इन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चालू तो नहीं हो गया? अच्छा भी है, गरीब गरीब के साथ ही अच्छा लगता है, ज्योति ने कहा और लक्की के मुंह पर हंसने लगी। तभी तो मैं सोचूं कि रोज दोपहर में आखिर ये लड़की गायब कहाँ हो जाती है। अब समझ आया इसका और इस लड़के का कुछ चल रहा है। पर अच्छा है, इस जैसी लड़की को तो ऐसा ही कोई मिलना चाहिए, दूसरी लड़की ने कहा और सब लोग जोर से हंसने लगे। तुमने इसे क्यों मारा? लक्की ने ज्योति की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं मारूं मैं इसे? इस जैसी झूठी को मारने के लिए मुझको रीजन थोड़ी चाहिए। ये तो हमारे पालतू पग जैसी है, हम चाहे तो इससे खेल सकते हैं, जब चाहे इसे मार सकते हैं, ज्योति ने कहा और लक्की को घूर कर देखने लगी। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद इसे हाथ भी मत लगाना, लक्की ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, तो अब ये हमें वार्निंग देगा, तुम बचाओगे इसको हमसे? वहां खड़ा खड़ा मुंह क्या चला रहा है? दम है तो इधर आकर हाथ लगाना और मैं भी तुझे लास्ट टाइम बोल देती हूं, ये हमारे बीच का मामला है, इसमें बीच में मत आ तू। जितना बीच में बोलेगा ना, हम उतना ही इसे और परेशान करेंगे। और बता क्या कर लेगा तू हमारा? ज्योति ने पूछा
और अपनी टी शर्ट की बाजू थोड़ी सी ऊपर कर ली। लक्की की भी गुस्से के मारे सांसें फूल रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो गुस्से से ज्योति की ओर देखे जा रहा था। उधर राधिका को लग रहा था कि लक्की बेकार की मुसीबत मोल लेने जा रहा था। इधर ज्योति और उसकी दोनों सहेलियां भी एक साथ खड़ी हो गई थीं। वो लोग लक्की से निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही लक्की ज्योति की ओर बढ़ा, राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन लक्की रुकने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और ज्योति की ओर बढ़कर उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि इतनी में पीछे से आवाज आई, ओ ये रुक। लक्की ने अपना हाथ रोका और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने 3 लड़के खड़े थे और वो लक्की को गुस्से से देख रहे थे। लक्की समझ गया था कि ज्योति इन्हीं के दम पर चलती थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की और राधिका उनसे बच पाते? क्या लक्की हार मान लेता या ज्योति के साथ साथ उन लड़कों को भी सबक सिखाता? लक्की जैसे ही ज्योति की दिशा में बढ़ने लगा था और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में किसी लड़के की पीछे से आवाज आई और लक्की उस आवाज को सुनते ही रुक गया। उसने पीछे घूम कर देखा तो पाया उसके पीछे 3 लड़के खड़े थे। जिस तरह वो लक्की को घूर रहे थे, उसे साफ पता चल रहा था कि वो ज्योति के साथ वाले ही थे। बहन, क्या हुआ? ये लड़का तुझे परेशान कर रहा है क्या? लक्की ने देखा कि उसने काले रंग का शर्ट पहना हुआ था। उसके बाल छोटे और डोले काफी बड़े थे। उसने लक्की की ओर अपनी उंगली उठा रखी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बहन को छेड़े? तुझे मालूम भी है हम कौन हैं? हम सब स्कॉर्पियन ग्रुप से हैं। इसलिए अगर तुझे अपनी जान बचानी है ना, तो चुपचाप हमारे मैटर से दूर हो जा और अपने काम से काम रख। एक लड़के ने आगे आते हुए कहा। उसने अपने हाथ पर लंबे लंबे टैटू बनवा रखे थे और इसके बाद दोनों लड़के लक्की की दिशा में बढ़े और लक्की को धमकाते हुए बोले, चल निकल यहां से, वरना बहुत बुरी तरह पीटेंगे। लक्की, चलो यहां से। राधिका ने लक्की का हाथ पकड़कर उसे शांत करवाते हुए कहा। लेकिन लक्की तो उन सबको यहीं खड़े खड़े पानी पिलाने की फिराक में था। लक्की ने जब उनकी शक्ल देखी तो उसे ये समझ में आया कि इन लोगों से अभी भिड़ने से कोई फायदा नहीं था। वो लोग 6 थे और वो सिर्फ अकेला। उसे चोट खाने से डर नहीं था, ना ही उसे अपनी परवाह थी। वो चाहता तो इन लोगों से लड़ने के लिए अकेला ही कूद सकता था, लेकिन वो फिर से राधिका के ऊपर किसी तरह का हमला होता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो पहले से ही काफी सहमी हुई थी और उसे और डरते हुए वो नहीं देख सकता था, और इसलिए वो चुपचाप राधिका के पीछे पीछे होटल से बाहर निकल आया। क्या बात है चिकने, डर गया क्या? अब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए नहीं आएगा? एक लड़की ने पीछे से लक्की को उकसाने के लिए कहा। अगर मेरा ऐसा डरपोक बॉयफ्रेंड होता ना, तो मैं कब का उससे ब्रेकअप कर लेती यार। दूसरी लड़की ने कहा और हंसने लगी। ज्योति भी अपने हाथ बांधे लक्की और राधिका को जाते हुए देख रही थी। उसके पीछे उसके वो पहलवान जैसे भाई खड़े थे। राधिका, ये स्कॉर्पियन ग्रुप क्या है? लक्की ने उस होटल के बाहर आते ही राधिका से पूछा। स्कॉर्पियन ग्रुप कॉलेज के पास का ही ग्रुप है। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं लक्की। ये जो लोग सब अभी हमें मिले ना, ये सब उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। ज्योति भी उन्हीं के दम पे इतना उछलती है, हम चाहकर भी उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हें बीच में ही रोक दिया था लक्की, राधिका ने लक्की को समझाते हुए कहा। लक्की ने उसकी बात सुनी और फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि इन सब लोगों को जवाब जरूर देगा, ताकि राधिका को ये ना लगे कि वो किसी कमजोर लड़के के साथ खड़ी थी। वो उन लोगों को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके जवाब देने वाला था। अच्छा हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गई तुम्हें। लक्की, मैं अब हॉस्टल खाली कर रही हूँ। मुझे ना कॉलेज के बाहर ही एक सिंगल रूम अवेलेबल हो गया है। हालांकि उसमें फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है और ना ही इंटरनेट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं एक कमरा किराए पर लेकर वहीं शिफ्ट होने जा रही हूँ, राधिका ने लक्की से कहा। जब लक्की ने उसकी ये बात सुनी तो उससे बहुत अच्छा लगा। उसने उसके इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। वैसे राधिका के लिए भी अच्छा था। अगर वो हॉस्टल में ना रहकर बाहर रहती तो फिर ज्योति उसे इतना परेशान नहीं करती, लेकिन लक्की
क्योंकि खुद बाहर रह चुका था, इसलिए वो जानता था कि यहाँ पर इतने अच्छे कमरे नहीं हैं। उसे मालूम था कि दिल्ली के छोटे और सिंगल रूम्स की क्या हालत थी, इसलिए वो खुद जल्द से जल्द उसके लिए कमरे का जुगाड़ करके उसे सरप्राइज देने वाला था। दोनों फिर से पास की ही एक ढाबे में आकर बैठ गए और खाना खाने के बाद अपने अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन लक्की कॉलेज नहीं गया और सीधा टैक्सी लेकर गोल्डन लीफ हाउसिंग में चला गया। गोल्डन लीफ हाउसिंग उसकी कॉलेज के पास ही बन रही एक टाउनशिप थी, जहां ढेर सारे घर बने हुए थे। लक्की ने रात भर इसके बारे में काफी सोचा था और अब ऐसा भी नहीं था कि उसके पास पैसा नहीं था। उसे लगा कि किराए पर कमरा लेने से अच्छा है कि वो राधिका के लिए एक घर ही खरीद ले, जिससे वो आराम से रह सके। बाहर किराए का कमरा लेने से तो ज्यादा आरामदायक अपना खुद का घर लेना था। गोल्डन लीफ हाउसिंग उनके कॉलेज के पास में ही था और अभी कुछ साल पहले ही बना था। वहां से आने जाने की सुविधा भी अच्छी थी। वहां पर घर भी अच्छे बने हुए थे और आसपास अच्छा मार्केट भी था। लक्की सीधा टैक्सी से उतरा और उनके ऑफिस में चला गया। उसने सुना था कि वहां सेल्स वाले लोग, खास तौर पर लड़कियां, इन मकानों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। उसने ये भी सुना था कि वो सभी कस्टमर्स का स्वागत बड़ी अच्छे से करते थे, लेकिन जैसे ही लक्की उनके ऑफिस में घुसा, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लक्की ने उसके प्रति इस तरह के व्यवहार को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर एक टेबल पर बैठी महिला की ओर जाने लगा। जैसे ही उसकी ओर बढ़ रहा था, अचानक से उसके पैर एक औरत से टकरा गए, जो कि उसके पीछे से ही आ रही थी। अरे बाप रे, कैसे चल रहा है ये? तुझे क्या दिखता नहीं क्या कि कौन है, पीछे कौन है? तू तो सीधा मेरे नए सैंडल के ऊपर चढ़ गया। कितनी महंगी है, तुझे मालूम है? लक्की ने देखा कि उस औरत ने काला चश्मा लगा रखा था। उसके बाल छोटे और भूरे रंग के थे। उसने एक लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी और साथ ही ऊंची हील्स भी। भले ही उसकी उम्र 35-36 साल के आसपास लग रही थी, लेकिन उसके गोरे हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी जवान थी। अरे, हर किसी से इतनी बात करने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चल के देखते हैं, अंदर क्या है? उसके पीछे एक और औरत ने आकर पहली वाली औरत से कहा। उसने भी कुछ महंगे से कपड़े पहने हुए थे और वो दोनों दोस्त लग रही थीं। सेल्स की टेबल पर बैठी उस लड़की ने जैसे ही उन दोनों औरत को देखा, तो वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उनके पास आई और उनके सामने झुक झुक कर उनका स्वागत करने लगी। फिर उसने लक्की की ओर देखा और अपना मुंह बना लिया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लक्की को यहाँ पर एक पल के लिए भी खड़ा नहीं देख सकती थी। जस्ट सॉरी मैडम, हमारे ऑफिस में आपको एक बैड एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। वी आर रियली वेरी सॉरी। अब आपको तो मालूम ही है कि हमारी हाउसिंग कितनी अलाइट क्लास और महंगी है। इसलिए क्या है कि कुछ लोग मकान का रेट पूछने के बहाने आते हैं और एसी की हवा खाकर निकल जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं मैडम, हमें ऐसे लोगों को भी झेलना पड़ता है, वरना बाहर जाकर ये लोग हमारी इमेज को डाउन करते हैं। उस लड़की ने लक्की को सुनाते हुए ये बात कही। हालांकि लक्की ने तो उसकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो लगा कि वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। उल्टा वो तो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ एक घर लेना चाहता हूँ। क्या रेट होगा यहाँ पर एक घर का? लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। उस लड़की ने लक्की को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सर, यहाँ पर जो सबसे सस्ता वो भी 50 लाख रुपए का है। मुझे नहीं लगता कि आप इतना महंगा घर अफोर्ड कर पाएंगे, उस लड़की ने कहा और फिर से उन औरतों की ओर देखने लग गई जो उसके सामने खड़ी थीं, इससे पहले कि वो उन औरतों से बात करने के लिए अपना मुंह खोलती। लक्की ने बीच में कहा, मैं फिर भी एक बार घर देखना चाहूंगा। अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसे खरीद लूंगा। लक्की ने कहा और उस लड़की को इग्नोर करते हुए सीधा सामने लगी टेबल पर अपना नाम लिखवाने और विजिट की रिक्वेस्ट करने के लिए चला गया। उस लड़की को लक्की का इस तरह से अंदर घुसता देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की यहाँ उनके मजे लेने के लिए आया था। उसे घर नहीं खरीदना था, वो सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आया था। इधर लक्की उस टेबल पर किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। उधर वो लड़की लक्की को घूरते ही उन दोनों औरतों को अपने साथ अपनी टेबल पर ले गई थी। उससे उन दोनों औरतों को अलग अलग घर दिखाने शुरू कर दिए और काफी देर के सोच विचार के बाद वो दूसरी वाली महिला बोली, मैं तो ये विल्ला लेना पसंद करूंगी। मैं तो यहाँ जितनी बार आई हूं ना यार, मुझे तो यही विल्ला पसंद आया है। हाँ, ये तो हमारी सबसे प्राइम प्रॉपर्टी में से एक है मैडम। इस पर तो सबकी निगाहें अटक जाती हैं। 239 स्क्वायर मीटर में बना ये विल्ला चारों तरफ से खुला हुआ है। इसमें स्पेस भी काफी अच्छा है और लाइट भी ना काफी अच्छी आती है।
यहाँ पर काफ़ी शांति भी है और सामने लेक भी दिखती है। उस लड़की ने उस औरत के पसंद की सराहना करते हुए कहा और आखिरी में उसका रेट बताते हुए बोली, मैडम, इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इसमें से 60 लाख रुपए यानी कि 30% आपको डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा ताकि हम इसके नाम से बुक कर दें। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखा तब तो ये काफ़ी कम का बता रहा था। उस औरत ने कहा, तब की बात अलग थी मैडम। वैसे भी एडवर्टाइजमेंट तो महीनों पुराना है। अब क्या है ना कि ये विल्ला जो है ना, काफ़ी जल्दी जल्दी बिकते जा रहा है, इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में रेट्स में थोड़ा सा हाइक कर दिया है। उस लड़की ने उस औरत के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैडम, बहुत से लोग इसको देखने के लिए ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी लोग तो टोकन जमा भी करवा चुके हैं और अब हमारे पास ये ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इसलिए अगर आप इसे खरीदने का सोच भी रही है ना, तो प्लीज़ जल्दी डिपॉजिट भर दीजिए, वरना हो सकता है कि कल आपको ये ना मिल सके। उस लड़की ने उस औरत के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए कहा। लक्की पीछे बैठा उनकी टेबल पर होती सारी बातें सुन रहा था। वो देख पा रहा था कि उनके ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सभी को एक दूसरे की बातें सुनाई दे रही थीं। अरे ज़्यादा सोच मत और सीधा ले ले, फिर हाथ से निकल गया ना तो पछताती हुई रह जाएगी, उस पहली वाली औरत ने कहा, जिसके पैर पर गलती से लक्की का पैर पड़ गया था। लेकिन वो औरत अभी भी असमंजस में नजर आ रही थी। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उस औरत ने कहा, आप प्लीज मेरे नाम से इसे रोक कर रखिए। मैं अगले 10 दिनों के अंदर पैसे का इंतजाम करके आपको टोकन जमा करवा दूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, बट बिना टोकन के तो इसे 10 मिनट भी नहीं रोक पाऊंगी। ये हमारी पॉलिसी नहीं है मैडम, उस लड़की ने कहा। ये सुनते ही उस औरत के पसीने छूटने लगे थे और उसने पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करने के लिए अपने पति और अपने रिश्तेदार को फ़ोन करना शुरू कर दिया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बहनें थीं और दोनों आस-पास ही घर लेने का सोच रही थीं, इसलिए दूसरी वाली इतनी जल्दी कर रही थी। लड़की देख पा रही थी कि वो लोग सच में उस विल्ला को खरीदने के लिए हाथ पैर मार रहे थे और अगर वो विल्ला बेचने में वो लड़की कामयाब हो जाती तो डील का 2% उसे भी मिलने वाला था। लक्की उन दोनों को ऑफिस में नाचते हुए देख रहा था। वो दोनों चूहों की तरह फोन को कान पर लगाकर इधर से उधर दौड़ रही थीं। इधर लक्की की टेबल पर कोई आया नहीं था तो वो खुद उठकर उस लड़की की टेबल पर गया और फिर उसने ब्राउचर में उस विल्ला को देखा। काफी अच्छा लग रहा है ये तो, मैं ये विल्ला खरीदना चाहता हूं। लक्की ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इससे खरीदना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उस औरत ने पीछे से लक्की की बात सुनते हुए कहा। जिसने चश्मा लगा रखा था, वो लोग उसे खरीदने के लिए इतनी मेहनत किए जा रहे थे और ये था कि एक झटके में उसे खरीदने के लिए आगे आ गया था। उधर वो लड़की भी लक्की की बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। उल्टा ये सुनकर उसके मन में लक्की का जो इम्प्रेशन था वो और भी खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि लक्की जानबूझकर ये सब कर रहा है। देखो, हमारा टाइम खराब मत करो, हमें और भी काम है, उस लड़की ने कहा। हद है, मैं यहाँ तुम्हारा विल्ला खरीद रहा हूँ, कस्टमर सामने खड़ा है, फिर भी तुम्हें और कौन सा काम है? तमीज से बात करो वरना मैं हायर अथॉरिटी से ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, लक्की ने उस लड़की को फटकारते हुए कहा। ठीक है, आपको खरीदना है ना तो इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए है, आप पेमेंट करो और ले लो। लक्की ने उस लड़की की बात सुनी और अपनी जेब से सुप्रीम कार्ड निकालकर उस लड़की को दे दिया। अगर ये मजाक हुआ ना तो अंदर करवा दूंगी तुम्हें, उस लड़की ने कहा और लक्की की कार्ड को स्वाइप करने के लिए मशीन के पास चली गई। वो दोनों औरत भी लक्की की ओर घूर कर देख रही थी, लेकिन लक्की को किसी की नज़र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही उस लड़की ने मशीन पर कार्ड लगाया, उसने देखा कि उस पर हरी बत्ती जली और पास की लड़के कंप्यूटर पर मैसेज आया जिसमें उनके खाते में 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। सबकी नज़रें लक्की को ऐसे देख रही थीं जैसे वो पहली बार किसी इंसान को देख रहे हों। 20-22 साल के एक लड़के ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे। किसी को नहीं लग रहा था कि लक्की इतना अमीर हो सकता था। क्या होगा जब लक्की राधिका को ये बताएगा कि उसने उसके रहने के लिए एक घर खरीद लिया था? क्या लक्की की सच्चाई जानने के बाद भी राधिका उसके साथ रहती?